स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक हैं जो ये सोच रहे हैं कि नेपाल में आने वाली जो फ्लड है ये किसी बारिश का परिणाम है? शायद आप गलत हैं। या फिर आप कुछ उन भ्रमित लोगों में से एक हैं जो ये सोचते हैं कि नेपाल में आई हुई फ्लड किसी भूकंप का परिणाम है, तो शायद फिर से आप गलत हैं। बीइंग अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, लेट मी टेल यू कि ये जो घटना है आपको किसी अखबार में इसकी तुलना उस घटना से होती हुई नहीं दिखाई देगी जिससे मैं शायद करने की बात कर रहा हूं। और मे बी आप ये कह सकते हो कि ये काफी ज्यादा अतिशयोक्ति है, लेकिन डियर, ये जो इवेंट हुआ है नेपाल में, दिस इज अ वार्निंग साइन, क्योंकि ये किसी बारिश से होने वाली घटना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो कि हिमालयन एरिया में जो जियोलॉजिकल मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और हमारे स्ट्रक्चरल फेलियर्स जो भविष्य में दिखेंगे हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण, उसका एक सिर्फ इंडिकेशन है। और ये इंडिकेशन काफी खतरनाक है। जस्ट इमेजिन कि रफली अराउंड 150 से ज्यादा लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, 1300 से ज्यादा लोग गायब हैं और इस 1300 के आंकड़े में 300 भारतीय भी हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर है और मैं स्पष्ट कर दूं, यह किसी एक नदी की घटना नहीं है। यह एक, जो आपने सामान्य तौर पर लहंदी रिवर का नाम सुना होगा, इससे आगे जाकर कोशी, और यह नेपाल वाली कोशी है, भूटा कोशी कहते हैं, भूटे कोशी कहते हैं, से आगे जाकर त्रिशूली, फिर नारायणी और आगे जाकर हमारी गंडक रिवर तक इसका इंपैक्ट है। यह मैसिव डिजास्टर है। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, हो सकता है कि मेरा यह कंपैरिजन ज़ेनकिल मेगा फ्लड के साथ यह अतिशयोक्ति लगे, बट यस, ये वैसी ही एक फ्लड के जैसा है जो एक टाइम पर मेडिटेरेनियन सी को पूरा भर चुकी है। आई होप आपको पता होगा कि जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, एक समय पर पूरी तरह से सूख चुका था और मैदान बन चुका था। और उस मैदान में दोबारा पानी भरने से आज आपको भूमध्य सागर दिखता है। जिस वेग, जिस इंपैक्ट के साथ उस पानी ने ब्रेक किया था जिब्राल्टर को, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जिस समय पर वो घटना हुई थी उस समय पर अर्थ पर 4.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की संभावना बताई जाती है, और अभी नेपाल के केस में ये ऊर्जा 5.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से ज्यादा रिलीज हुई। अब आइए समझते हैं एग्जैक्टली ये हुआ कहां और नेपाल में एक कैसी घटना आपको देखने को मिली जिसका कोई संबंध बारिश से नहीं, ये सीधा सीधा हिमालयन एरिया में होने वाला चेंज है। सबसे पहले तो ये जो आप घटना देख रहे हैं, ये घटना आपको दिखाई देती है नेपाल और तिब्बत की सीमा के समीप। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है लांगटांग नेशनल पार्क, पहाड़ी नेशनल पार्क है। इस पहाड़ी नेशनल पार्क में माउंटेन के ऊपर रफली अराउंड सी लेवल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद था, और यह हिमनद टूटा और टूटकर वहां से 1200 मीटर नीचे घाटी में गिरा। और आप इमेजिन कीजिए, लाखों टन का हिमनद था, और जब यह ब्रेक होकर नीचे गिरा तो इसका वेग, अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अंदाजा लगाया जाता है कि रफली अराउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरा होगा। और जैसे ये नीचे गिरा, यहां नीचे नदी थी, उस नदी में हिमनद के गिरने पर हिमनद खुद पिघल भी रहा था, साथ ही उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, और खूब सारा पानी, खूब सारा मलबा ये जाकर गिरा लहंदी रिवर पर। अब आपको लगेगा कि सर ये तो एक नॉर्मल होने वाली घटना है, या फिर ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, अब हिमनद है तो टूट कर गिरेगा। लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा होता नहीं है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस ने एक्चुअली में हमारे प्रकृति का खूब सारा भार जो पहाड़ों के ऊपर हमने लाद रखा है, ये लाखों करोड़ों टन के हिमनद ये पहाड़ों पर जमे कैसे रहते हैं? ये खिसक कर नीचे नहीं आते, क्योंकि ये परमाफ्रॉस्ट है, सिर्फ बर्फ नहीं है। परमाफ्रॉस्ट में बर्फ होती है, बर्फ के नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे पत्थर होते हैं, और ये सब जमा होता है। और इसे आप सामान्य शब्दों में कहें तो जो बर्फ का हजारों टन का भार आप देखते हो वो उस पहाड़ की चट्टानों से चिपका हुआ होता है, ये खिसक कर नीचे नहीं आता। और ये जो ग्लू है, इस ग्लू को हम पिघला रहे हैं, और उसी ग्लू के पिघलने का परिणाम है अभी नेपाल में जो मैसिव डिजास्टर आपको देखने को मिल रहा है।
अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसके कारण वो ग्लू जिसने इस लाखों करोड़ों टन के हिमनद को उस पहाड़ से चिपका रखा था, ये लूज हुआ, और लूज होने पर ये हिमनद जो है वो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे 1200 मीटर की गहराई पर स्थित घाटी के अंदर गिरा। और गिरने के कारण जो लहंदी रिवर थी उसके अंदर मैसिव अमाउंट में मलबा और पानी आया। और यह पहली अवस्था में कृत्रिम GLOF जैसी घटना भी आपको लग सकती है, क्योंकि यहां जो मलबा आया वो पहाड़ के बीच में जम गया। कुछ देर के लिए उसने इस नदी के पानी को रोक दिया और पीछे मैसिव अमाउंट में आपको पानी इकट्ठा हुआ दिखाई दिया, और फिर इसने उस मलबे और बर्फ से बनी हुई दीवार को तोड़ा और एक झटके में सारा पानी लहंदी रिवर के अंदर। और जैसे ही ये पानी अंदर जाता है एक सक्सेसिव चेन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो लहंदी रिवर अपने सारे जो बांध वगैरह हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, माफ कीजिएगा, इन्हें ब्रेक करते हुए शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करती है। फिर ये एक्चुअली में एक ट्रिब्यूटरी है वहां एक अन्य रिवर की, जिसे कहते हैं भूटे कोशी रिवर। अब भूटे कोशी रिवर में मैसिव अमाउंट में पानी आने के कारण ये भी अपने जो ब्रिजेस हैं उसे तोड़ने लगती है और शहरों के अंदर पानी प्रवेश करने लगता है। अब यहां समझिएगा, सामान्य तौर पर आप जिसे बाढ़ कहते हो, वो बाढ़ तब होती है जब किसी नदी का जो स्तर है वो 30%, 40%, 50% बढ़ जाए। 200% बढ़ने को नहीं कहते हैं फ्लड। ये मैसिव मेगा फ्लड है। यहां पानी शहरों में घुस नहीं रहा था, ये शहरों को बहा रहा है, क्योंकि पीछे एक करोड़ों टन का, लाखों टन का हिमनद जो है वो नदी में आकर गिर चुका है और अब वो कंटिन्यूसली पिघल भी रहा है और उसका मलबा आगे जा रहा है। और आगे जाने पर प्रॉब्लम बस ये नहीं है कि पानी आगे जा रहा है, वो मलबा नदी की तलहटी में भरता जा रहा है, जिससे नदी उथली हो रही है। अब यहां पर भूटे कोशी रिवर में फ्लड दिखती है और फिर ये आगे जाकर त्रिशूली रिवर में प्रवेश करती है और त्रिशूली रिवर फिर फ्लड लाना स्टार्ट करती है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक्चुअली में आपको ये जो पानी है ये आगे जाकर जो है वो नारायणी नदी में प्रवेश करता दिखेगा। और नारायणी नदी कुछ और नहीं है, भारत में आने वाली गंडक नदी की सहायक नदी है। हमें गंडक के जलस्तर में भी हलचल देखने को मिल रही है, इसीलिए अभी आपको बिहार में अलर्ट दिखाई देगा, क्योंकि नेपाल में जो फ्लड आई है ये फ्लड का इंपैक्ट हमें हो सकता है नेपाल में देखने को मिले। अब यहां जरा समझिएगा, ये जो घटना हुई है इस घटना में एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकल कर आता है, विच इज हिमालयन एरिया में आपको जो फनल का इंपैक्ट दिखता है। एक्चुअली में हिमालय काफी ऊंचा है, इसलिए इसकी घाटियां काफी संकीर्ण है। घाटियां संकीर्ण होने के कारण जब नदी यहां से गुजरती है तो नैरो वैली होने के कारण उसका जो वेग है वो बढ़ जाता है। अब वेग बढ़ जाता है, इस कारण से नदी के अंदर सेडिमेंट भी बढ़ जाता है। नदी जब पहाड़ से गुजरती है तो उसकी घिसाई ज्यादा करती है, तो उसके अंदर अवसाद आ जाते हैं, सेडिमेंट आ जाते हैं। और ये जो सेडिमेंट ली हुई नदी है, जैसे ये किसी आगे के इलाके में प्रवेश करती है वो सेडिमेंट इसकी घाटी में, इसकी तलहटी में जम जाते हैं और ये नदी उथली होकर चौड़ी हो जाती है। अर्थात हिमालयन एरिया में जो स्टीप वैलीज हैं वो आगे जाकर वाइडर बट शैलो रिवर बना देती हैं और वो फ्लड है। अब आप समझो कि यहां आता है ह्यूमन, और ह्यूमन क्या कर रहा है, टेम्परेचर राइज करने के कारण वो जो लाखों करोड़ों टन का हिमनद अपना स्थान माउंटेन में चिपकाए हुए है, हम उस ग्लू को कमजोर कर देते हैं। और कमजोर करने के कारण जब वो नीचे आता है तो नीचे आने पर रिवर्स के अंदर गिरना, और रिवर्स के अंदर गिरना मतलब मैसिव अमाउंट में पानी का एक बार में स्प्लैश, और वो स्प्लैश मलबे के साथ होगा। मलबा आगे जाकर रिवर को और नैरो करेगा और जो है वो शैलो करेगा और पानी और भी ज्यादा बाहर जाएगा। तो जितना साधारण आप इस घटना को समझ रहे हैं ये उतनी साधारण नहीं है, फर्स्ट। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसका कंक्लूजन निकालना चाहें तो हिमालय के एरिया में, नेपाल वाले क्षेत्र में आने वाली ये फ्लड, first of all, this is a perfectly derived flood because of melting of permafrost, losing of permafrost. Second, इसका एक जियोलॉजिकल या आप कह लीजिए भूवैज्ञानिक कारण भी है। रीजन, हमारे हिमालयन एरिया की स्टीप वैलीज के बीच में, स्टीप जो स्लोप है उसके बीच में नैरो वैलीज का होना, और नैरो वैलीज मतलब तेज गति से बहती नदी, हायर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, आगे जाकर शैलो वैली, और वहां पर बाढ़ की संभावना। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा जो वाटर साइंसेस हैं या फिर जल विज्ञान है, ये हमें बताता है कि अगर माउंटेन से रिवर बहकर आ रही है वो अनप्रिडिक्टेबल है। वाई? बिकॉज माउंटेनियस एरिया में आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा दैट रिवर इज इन यंग एज।
डेविशियन साइकिल ऑफ इरोजन में, या हम कई बार इसे जो है वो भूगोल में कहते हैं कि नदी अपनी युवा अवस्था में है, यंग एज में है, और ये ज्योग्राफी पर डार्विनवाद का इम्पैक्ट है। जैसे डार्विन ने कहा था कि जीवों का उद्विकास होता है, ऐसे ही WM डेविस ने कहा था कि नदियों का उद्विकास होता है। नदियां इवॉल्व करती हैं और उसकी घाटियां चेंज होती हैं। और अब देखिए, ये जो नदियों की घाटियों में होने वाला चेंज है, ये जो हमें आगे दिखाई पड़ता, आज हमें माउंटेनियस एरिया में साक्षात देखने को मिलता है। और नैरो होती हिमालय की ये जो घाटियां हैं, लगातार हिमालय का उत्थान हो रहा है, ये घाटियां समय के साथ और नैरो होंगी, ये माउंटेन समय के साथ और स्टीपर होंगे, और हमारी गतिविधियां बंद होंगी नहीं। लगातार वो परमाफ्रॉस्ट लूज होता रहेगा और लगातार ये हिमनद नीचे गिरते रहेंगे। ये एक और घटना है, ये एक और इवेंट है जो ऐड हो चुका है अब हिमालय में, और ये सब एक चेन रिएक्शन है। रिएक्शन बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, और तब ये इतनी खतरनाक है कि हजारों की संख्या में लोग लापता हो जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये इवेंट सक्सेसिवली प्लस हायर इंटेंसिटी में हो, तो हमें हिमालयन एरिया में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के बारे में दोबारा सोचना होगा। प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि कुछ सबसे डेंसली पॉपुलेटेड माउंटेनियस एरियाज में से एक है हिमालय। बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप डिटेल में यूपीएससी को एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ कवर करते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, तो आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड और 1-to-1 मेंटरशिप की तो आवश्यकता होगी ही। साथ ही आपको आवश्यकता होगी लाइव क्लासेस की, साथ ही आपको आवश्यकता होगी उस टेम्परामेंट की जो आपको ये बताए कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है या नहीं। ये सब कुछ आपको स्टडी IQ के P2I बैचेस में देखने को मिलेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाकर यूपीएससी के फील्ड में सक्सेसफुल हो, और आप अगर हिंदी माध्यम से हो, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है अपनी तैयारी को फुल फ्लेजेड मैनर में कंप्लीट करने की। ये वो सेक्शन होगा या ये वो तैयारी होगी जो आपको एक नई दिशा, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, आप क्रिटिकल या एनालिटिकल थिंकिंग सीखेंगे। आप समझेंगे कि कैसे किसी चीज़ को ना केवल पढ़ा जाता है, एक्टिवली रिकॉल करा जाता है, कंसेप्चुलाइज करा जाता है, और उसे अपने आंसर में पिरोया जाता है। अ गुड स्टार्ट फॉर हिंदी मीडियम। अगर आप 27, 28 या 29 में पेपर देने वाले हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एफर्ट, टाइमली क्लासेस में एनरोल कर लें। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है, यानी कि भूगोल आपका ऑप्शनल विषय है, देन दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी एज एन ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट। हमारे माध्यम का, याद रखिए, हिंदी माध्यम का यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5% है। आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां आपके माध्यम के अधिकांश बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। अब अगर ये नहीं होने का कारण आप ढूंढें, तो आपको एक स्पष्ट कारण मिलेगा, वो कह दिया जाएगा CSET का आना। लेकिन उसी के नीचे एक बात दब कर खत्म हो जाती है कि चलिए, अगर हमने CSET क्वालिफाई कर लिया या CSET हटा भी लिया गया, तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन 50% होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। हम GS के पेपर में स्कोर ही नहीं कर पाते प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अगर आप प्री में GS के सेक्शन में स्कोर करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप अपने आप को ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए तैयार कीजिए। 1/3 पेपर, 1/3 पेपर ऑफ यूपीएससी डायरेक्टली बिलोंग्स टू ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। अगर आपका ये सेक्शन होगा स्ट्रांग, आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्री क्वालिफाई करने में। आप हमेशा मेंस में अपीयर होंगे, और मेंस में ज्योग्राफी अपने आप में GS का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ये सारा पार्ट आपका 100% कवर होगा अगर आप आते हैं ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझे होंगे। मेरी n नंबर ऑफ क्लासेस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देखिए, समझिए कि हम ज्योग्राफी को किस गहराई से कवर करते हैं। सिंपली बाय यूजिंग AK लाइफ कोड आप हमारे इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।